देखो एंट्रोपी ये वाला कर रहे थे, ठीक है शौर्य। ये अभी मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर, तो देख लेना ये हमने करा है अभी तक। ठीक है। इसमें है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बेसिकली एंट्रोपी के बारे में, स्पॉन्टेनिटी के बारे में, फिर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है। ये है इसका मेन फोकस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस है विच डू नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस टू प्रोसीड। ठीक है भाई। तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये हो गया। जैसे हमारे पास ये सिचुएशन है, ए वाले बल्ब में गैस है, बी वाले में वैक्यूम है, राइट। जैसे हमने इसे खोला तो स्पॉन्टेनियसली वो चला जाएगा, ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं है। पर ए और बी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों में गैस है तो एक खाली हो जाएगा, राइट। सो रिवर्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन इक्विलिब्रियम तो हमें पढ़ाते नहीं है, चैप्टर 17 है। इससे पहले हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है, केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ लिया है। उसके बाद ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे भाई पहले ही है तो हम कर रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा। तो बर्टलॉट था, उसने ये प्रपोज किया कि जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उन्हें एक्सोथर्मिक होना जरूरी है, यानी वो हीट रिलीज करेंगे। लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारी रिएक्शंस जो कि एंडोथर्मिक है, बट दे आर आल्सो स्पॉन्टेनियस। सो देयर मस्ट बी सम अदर फैक्टर। तो अदर फैक्टर है एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम सिंबल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन एंड इट इज अ मेजर ऑफ chaos और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। जितना ज्यादा सिस्टम chaotic होगा, जितना ज्यादा सिस्टम रैंडम होगा, उसकी एंट्रोपी उतनी ही हाई होगी। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में अगर कंपेयर करें तो सॉलिड सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, तो उसकी एंट्रोपी जो है सबसे कम होगी। फिर लिक्विड में थोड़ी सी रैंडमनेस बढ़ी, मॉलिक्यूल्स कैन फ्लो, दे कैन मूव अराउंड, तो एंट्रोपी लिक्विड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉलिड। और गैसेस हैव ह्यूज रैंडम मोशन, है ना, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स और gaseous atoms, they are moving at high velocities, right? तो एट रूम टेम्परेचर, सो दे आर द मोस्ट chaotic सिस्टम। ठीक है, chaotic सिस्टम का मतलब है कि सॉलिड में तो कुर्सी तो कल की कल वहीं रहेगी, लेकिन नदी का पानी कल का वहां नहीं रहेगा, और गैसेस का तो पता ही नहीं है कहाँ होगा। दैट इज वन वे टू थिंक अबाउट इट। तो ये है एंट्रोपी, राइट। सो as we go from solid to liquid to gas, the entropy is increasing. So when we go from solid to liquid, S final is greater than S initial, so delta S is greater than zero. From going back from liquid to solid, delta S is less than zero, right? यहाँ पे क्या है, डेल्टा एस इज लेस देन जीरो, यहाँ की बात होगी। फिर लिक्विड से गैस में जाएंगे तो फिर से गैस की फाइन एंट्रोपी ज्यादा है लिक्विड से, सो यहाँ से यहाँ जाते हुए डेल्टा एस फिर से पॉजिटिव है, रिवर्स साइड में डेल्टा एस फिर से नेगेटिव है, राइट। तो ये है सिचुएशन अभी तक। और ठीक है, और गैस से लिक्विड में आएंगे तो एंट्रोपी। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट फंक्शन का ये मतलब है कि चाहे कोई सा भी पाथ हम लें, मान लिया मेरे को ये दे रखा है कि ए से बी जाते हुए प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है, तो हम एक ऐसा प्रोसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ए से बी में जाने के लिए जो कि रिवर्सिबल हो। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी सेम होएगा, डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू, डेल्टा एस वन विल बी इक्वल टू डेल्टा एस टू, बिकॉज वी आर मेजरिंग डिस्प्लेसमेंट, आप बोल सकते हो, बिकॉज दे आर स्टेट फंक्शन। क्लियर है शौर्य? यस सर। अक्षत, कहाँ रह गया भाई, कहाँ है तेरा माइक? और आवाज आ रहा है। आ रही है आवाज भाई, थोड़ी थोड़ी आ रही है यार, एकदम जोर से आनी चाहिए, स्पेस।
बट एनीवेज, ठीक है अक्षत, क्लियर है ना तेरे को? एनीवेज ठीक है। तो N2O4 जब जा रहा है इसमें 2NO2, तो देखो रिएक्शन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। तो जब N2O4 से 2NO2 जाएगा तो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, एंड रिवर्स प्रोसेस में डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। देख हमने ये जो जितने भी लिस्ट कर रहे हैं ये प्रोसेस, अब हम इन सबके लिए एंट्रोपी देख रहे हैं। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में देख लिया, N2O4 गैस से गया वो 2NO2 गैस में, तो वो भी हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि डिसॉल्विंग ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर जो है, डिस्पाइट हैविंग ऑफ इट बीइंग एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है, एक्सोथर्मिक नहीं है, ये क्यों स्पॉन्टेनियस है, तो इसके लिए डेल्टा एच कैसे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो लेफ्ट साइड में है सोडियम का क्लोराइड का क्रिस्टल, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हुआ है, सोडियम क्लोराइड जब डिसॉल्व हो गया तो क्रिस्टल चला गया है ना सॉलिड से एकदम, वो उसमें डिसॉल्व हो गया है। और तुम देखो वाटर मॉलिक्यूल उसे स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। कैटायंस को वाटर मॉलिक्यूल कैसे, वाटर में क्या होएगा, एच पे डेल्टा प्लस है, ओ पे डेल्टा माइनस है, तो वाटर को कैसे स्टेबलाइज, वाटर कैसे स्टेबलाइज कर रहा है कैटायंस को ओ माइनस एन के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है, राइट। क्योंकि कैटायंस को तो नेगेटिव चार्ज ही चाहिए, और जो पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव ओ माइनस के थ्रू स्टेबल कर रहा है, और पॉजिटिव को, है ना, और नेगेटिव को एच प्लस के थ्रू स्टेबल कर रहा है, राइट। क्लियर है? यहाँ पे वाटर में ये है डाइपोल, कैटायंस को देखो ओ के नेगेटिव के थ्रू ये यहाँ पे स्टेबलाइज कर रहा है। यस, श्योर है? यस सर। ठीक है, क्योंकि उसे अल्टीमेटली स्टेबिलिटी तो चाहिए भाई, पॉजिटिव को नेगेटिव तो चाहिए। जब वो यहाँ पे क्रिस्टल लेटिस में था, यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में था, तब तो ये टाइटली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस थे, बढ़िया तरीके से स्टेबल थे। अब जब वो घुलेंगे तो तभी जब उनको वो स्टेबिलिटी मिले तभी तो वो डिसोल्यूशन अकर करेगा। तो यहाँ पे इस डिसोल्यूशन में जो है, सो डिसरप्शन ऑफ द क्रिस्टल हैज टेकन प्लेस, राइट। So disruption of the crystal has decreased the, sorry, increased the entropy, right? ज्यादा रैंडम हो गया अब क्रिस्टल, राइट, या मोर रैंडमनेस सो है ना? मोर डेल्टा। हाँ जी अक्षर, आवाज आ रही है अब? हाँ सर, अभी आ रहा है। हाँ अब आ रही है। बीच में बोलता रहा कर, पता ही नहीं चलता कब गायब हो गया तू। ठीक है। अब लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आप देखो तो वाटर रैंडमली अरेंज था, लेकिन जब वाटर को उन्हें स्टेबलाइज करना पड़ रहा है, तो वाटर की अरेंजमेंट जो है वो ऑर्डर्ड हो गई है, देखो है ना, ऐसे करके क्लस्टर्स बन गए, राइट। शौर्य, क्या है? है ना? सो हम्म। वाटर की वजह से क्या है, द हाइड्रेशन प्रोसेस, ये वाटर जो है इनमें डिक्रीज इन एंट्रोपी अकर कर रहा है, बिकॉज दे आर बिकमिंग मोर ऑर्डर्ड। ये तो रैंडम हो रहे हैं, क्रिस्टल तो रैंडम हो रहा है, पर वाटर मॉलिक्यूल दे आर बिकमिंग मोर ऑर्डर्ड, तो वाटर की वजह से एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्रिस्टल की वजह से इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल इफेक्ट क्या है, कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वो घुल जा रहा है। ठीक है, क्लियर है ये? गॉट इट। ओके। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने रेड में कर रखा है, ये जो यूजुअली +1 के टाइम्स के साथ तो अ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब हायर चार्ज कैल्शियम सल्फेट है, जैसे कैल्शियम 2+ है, SO4 2-, इसमें क्या है, दोनों में 2+ यूनिट्स का चार्ज है, तो हाइड्रेशन की वजह से जो ऑर्डर आता है, ठीक है, तो दैट इज मच मोर, है ना, वाटर जो है वो दैट लोअर्स एंट्रोपी मच मोर देन द क्रिस्टल ब्रेकिंग इंक्रीजेस द एंट्रोपी। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट टू सॉल्ट्स में HgCl2 NaCl, जिनमें
एनायंस नेगेटिवली 1 यूनिट के चार्ज है, हालांकि Hg में तो 2+ ही है, बट एनायन इज स्टिल नेगेटिव, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इनमें डेल्टा एस पॉजिटिव है, बट कैल्शियम सल्फेट में, जिसमें दोनों में ही 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, एंट्रोपी चेंज क्या है, नेगेटिव है, बिकॉज देर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर अराउंड द वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल तो ऑब्वियसली लार्जर क्वांटिटी में है, तो उनका इफेक्ट ज्यादा होगा। क्लियर है? यस सर। Sir, can you explain one more time? सॉरी? Can you explain again? अरे यार, देख, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम 2+, SO4 2-। यहाँ पे क्या हो गया देख, बड़े बड़े चार्ज आ गए 2+। अब यहाँ पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल हैं जो इन्हें स्टेबल कर रहे हैं, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अब ऑर्डर्ड हो गए, तो वाटर की वजह से तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही थी, राइट? हम्म। तो यहाँ पे डेल्टा एच का जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है वाटर की वजह से, वो इस केस में ज्यादा है। क्रिस्टल जब डिसॉल्व हो रहा है तो वो तो इंक्रीज कर रहा है एंट्रोपी, लेकिन जो वाटर ऑर्डर में आ रहा है वो डेल्टा एच नेगेटिव हो रहा है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को देखना है हमें, ठीक है? तो इसमें क्या है, ऑर्डरिंग ऑफ द वाटर ज्यादा है, तो डेल्टा एच क्या हो जा रहा है, लेस देन 0 हो जा रहा है ओवरऑल, Okay. है ना? भाई हम्म। इसे आप ऐसे समझ लो ना, एक जो है डेल्टा एस पॉजिटिव है, वो आपकी इनकम है, डेल्टा एस लेस देन 0 वो आपका एक्सपेंडिचर है। जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो आप नेगेटिव हो गए ओवरऑल, ठीक है? और बाकी ऊपर NaCl वाले केस में क्या हो रहा है, वहां पे जो क्रिस्टल डिसॉल्व होने की वजह से एंट्रोपी है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में इंक्रीज कर रही है, और वाटर उतना ऑर्डर नहीं क्रिएट कर पा रहा है, यानी एक्सपेंडिचर उतना नहीं हो पा रहा है, यानी डेल्टा एस नेगेटिव उतना ज्यादा नहीं है ना? Yeah. ठीक है, ये है। जब भी दो अपोजिंग फैक्टर्स हैं तो उसमें यही है, यही देखना कि कौन सा जीत रहा है। तो इसमें पहले दो केस में तो एंट्रोपी बढ़ाने वाले यानी क्रिस्टल डिसोल्यूशन वाले फैक्टर्स जीत रहे हैं, वाटर जो है वाटर एंट्रोपी कम कर रहा है, वो हार रहा है, तो इसलिए ओवरऑल डेल्टा एस पॉजिटिव है। नीचे वाले में वाटर डेल्टा एस नेगेटिव, वो जीत जा रहा है एज कम्पेयर टू डिसोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये हाईली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो इनके अराउंड बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, उनको स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि हाईली चार्ज है ना, ज्यादा चार्ज मॉलिक्यूल है, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे उन्हें स्टेबल करने के लिए। व्हाट से? Sir, even in NaCl तो वहाँ भी तो चार्ज है। हाँ, लेकिन वहां पे 1 यूनिट चार्ज है बच्चे, बार बार ही हम लोग यही बोल रहे हैं, वहां 2 यूनिट चार्ज है। So when it's two or more than. यस यस यस, Okay. है ना? ये देखो, यही बोल रहे हैं यहाँ पे, विच कंटेन मोर हाईली चार्ज, ये जो रेड ऑरेंज में लिखा हुआ है मैंने, है ना? Yeah. ठीक, ये यही कॉन्सेप्ट है बस। फिर हमने ये किया है, प्रिडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा एस। चलो भाई, फिर से कर लो इसे एक बार, है ना? मैंने इसके सॉल्यूशंस भेज दिए हैं ना तुम्हें, अक्षर? हाँ सर। है ना, इस चैप्टर के, है ना? चेक कर लेना। शौर्य, तुम यस भी सर। चेक कर लो, भेजे हैं कि नहीं।
हाँ सर, हो गया। ओके, चेक भी करते रहो आंसर्स। श्योर है, देख फर्स्ट वाले में जब सॉलिड से गैस जा रहा है तो गैसेस जब हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी एंट्रोपी। सेकंड केस में देख, लेफ्ट में सॉलिड है, राइट में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और एक गैसेस भी है तो ज्यादा हो जाएगी हाँ। एंट्रोपी। सी यस वाले सर। में लेफ्ट पे 4 गैसेस हैं, दो हैं तो एंट्रोपी नेगेटिव होएगी। और फाइनली सॉलिड से एक्वस में डिसॉल्व हो रहा तो फिर से वो इट कैन मूव अराउंड एंड ऑल दैट, सो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। क्लियर है बच्चे? हाँ सर, आई वाज डूइंग 17.2 तो। नाइस नाइस नाइस, कर लो, मैंने कहा एक बार ये बता देता हूँ। सर वो आपने शायद आंसर नहीं भेजे हैं इन सारे के। नहीं भेजे हैं इसके? या आई डोंट थिंक वी हैव इट। अक्षत के पास भी नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। तो ये डिस्कस कर लो भाई तुम दोनों आपस में, मैं तब तक ये आंसर भेजता हूँ। आज का क्या प्लान है भाई? अब तो घर पे ही रहोगे? हाँ सर, 17.2 हो गया। ओके, आई एम जस्ट सेंडिंग यू द की। तो उसके बाद देखो, भेज दिया मैंने।
ठीक है, चेक कर सकते हो। फर्स्ट केस में इंक्रीज करेगी, सेकंड में भी इंक्रीज करेगी, थर्ड में भी इंक्रीज करेगी, फोर्थ में डिक्रीज करेगी, फिफ्थ में भी डिक्रीज करेगी, है ना? Yes, sir, we got all of it correct. ठीक है, ये है। इसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखना है और प्रिडिक्ट द साइन ऑफ द एंट्रोपी। डेल्टा एस इज नेगेटिव, राइट? 17.3 में अक्षत। हाँ सर। हाँ सर, नेगेटिव ही है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देखें आगे, एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमारे हमारे पास एक ऐसा ये अरेंजमेंट है। मेरे पास 20 सिक्के हैं, कहाँ गए? ये रहा। ये सारे हेड्स में अरेंज्ड हैं। मैंने इन्हें उछाला और ये फिर से गिर गए। ठीक है, पहले ये सारे हेड्स हैं, ये सारे टेल्स हैं। तो अब मैंने फिर से इन्हें उछाल के हवा में उछाल दिए सारे सिक्के। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फिर से सारे हेड्स गिरेंगे, सारे के सारे, या सारे के सारे टेल्स गिरेंगे? बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। तो ये एक भी गड़बड़ हो गया तो सारा गड़बड़ हो गया, तो हमारा फेवरेबल वो आउटकम नहीं आया, राइट? सो व्हाई chaos is favored? Simply because ordered arrangement of 20 heads and 20 tails can be achieved in only one way. Random ways कितने हो सकते हैं? ठीक है, each coin can have two possible arrangements, तो 20 कॉइन है तो उनकी टोटल अरेंजमेंट होगी 2 की पावर 20। श्योर है? क्लियर है? Yes, sir. तो सिर्फ दो वेज ही हैं जो हमें फेवरेबल है, राइट? तो अनफेवरेबल वेज कितने हो गए? 2 टू द पावर 20 माइनस 2, तो नियरली 2 की पावर 20। सो व्हाई वी आर अब यार why we are going to have random arrangement? Simply because they are more in number। ठीक है, अब इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में तुमने रैंडमली 5 लोगों को उठाया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑस्ट्रेलिया के निकलेंगे? बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है भाई। ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, 5 लोगों को उठाया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑस्ट्रेलिया के निकलेंगे? ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। हालांकि वैसे इंडियन तो हर जगह ही है, पर फिर भी, है ना? और यहाँ पे अगर तुम 1000 लोगों को उठाओगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो इंडियन है? तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी। तो सिंपली बिकॉज दे आर मोर, तो यहाँ पे इसलिए रैंडम अरेंजमेंट जो है वो फेवर्ड है। तो इसलिए एंट्रोपी जो है इंक्रीज होने वाले स्टेट को फेवर किया जाता है। एक एग्जांपल लिया है हम लोगों ने, एक क्रिस्टल जिसमें दो डिस्टिंक्ट एंड है, सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड के, ये। ठीक है, तो एक परफेक्टली ऑर्डर्ड हेड्स अप स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, सही से उल्टा भी रख सकते हैं, उल्टा भी इसके जैसा ही होएगा। ठीक है, तो ये हो गया। सी पे थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव है, ओ पे स्लाइटली पॉजिटिव है, बहुत ही फीबल डाइपोल है ये। तो ये है 20 हेड्स या जीरो टेल्स। ठीक है, सारे के सारे हेड्स हैं। अब रैंडम अरेंजमेंट ज्यादा होंगी यहाँ पे भी, कार्बन मोनोऑक्साइड के भी। ठीक है, तो अब आते हैं हम बोल्ट्जमैन इक्वेशन पे। बोल्ट्जमैन भाई ने भैया ये इक्वेशन दी है, एस इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, विच इज सिंपली गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। आर बाय एन ए है, ये देखो यहाँ पे, ये आर बाय एन ए। ठीक है, ये जो है गैस कांस्टेंट को कितना लेना है? 8.314 आर बाय एन ए, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट? तो यहाँ पे इसे हम डिवाइड कर दे रहे हैं Na से, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एवोगैड्रो नंबर, दिस इज पर मोल, है ना? एंड देन यू विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, W क्या है? W इज द नंबर ऑफ वेज दैट द स्टेट कैन बी अचीव्ड। तो ऐसे करके हमने इसे एंट्रोपी को रिलेट किया है। एस की यूनिट क्या है? जूल पर केल्विन, वही जो कि के की यूनिट है। एल या लॉग में जो भी क्वांटिटी होती है बच्चों, वो डायमेंशनलेस होती है। अब अगर हम अपने हाइपोथेटिकल क्रिस्टल के ऊपर ये बोल्ट्जमैन का लॉ लगाएंगे,
हो जाएगा बोल्ट्जमैन इक्वेशन, 20 CO मॉलिक्यूल्स हैं, परफेक्टली स्टेट कैन बी अचीव्ड ओनली इन वन वे, W हो गया 1, तो ln1 क्या हो गया 0, तो द एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली ऑर्डर्ड स्टेट इज 0। क्लियर है शौर्य? Yeah. The more probable state in which the molecules are arranged randomly, it can be achieved in 2 to the power 20 ways। अब इसकी कितनी एंट्रोपी है? S इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू, के एल एन 2 की पावर 20, 2 की पावर 20, फिर ये सब सॉल्व कर दिया। एल एन टू आपको एक वैल्यू है जो कि याद रखनी है, काम आएगी, 0.693। टेस्ला ने बोला था इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स फोकस ऑन नंबर 369, है ना? तो देखो तीनों नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, ये 693। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम कंसिडर करते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल है, तो 1 मोल है तो दैट कैन बी अचीव्ड इन 2 to the power Na। ये क्लियर है शौर्य? Yeah. But ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या तो वो सी एंड से या तो ओ एंड से हो सकता है। टोटल हमारे पास है Na, तो पहला 2 into 2 into 2 into ऐसे करते हुए 2 till Na टाइम्स। ठीक है yeah. अक्षत? हाँ सर क्लियर है। तो यहाँ पे अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो KNaLN2 हो जाएगा। K क्या है? R/Na, R से R कट जाएगा, तो एंट्रोपी होगी RLN2। तो देख रहे हो 1 मोल सब्सटेंस के लिए इट इज नियरली अबाउट 5.76 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये है। फिर यहाँ पे है फॉर्च्यूनेट, 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन वन ऑफ द 3 पॉसिबल वेज हैं। 17.4 करो फिर से। हाँ जी, हो रहा है? नहीं? सर हो रहा है सर, बस LN कैलकुलेट। और वो चेक कर लेना, और कैलकुलेटर्स तो यूज करने ही है।
अक्षर बच्चे आया आंसर? हाँ सर ऑलमोस्ट। हाँ सर आ गया। ओके, ठीक है, चेक करते रहो। Yeah, got it, sir. ओके, कितना आ रहा है भाई? वही आ रहा है जो पीछे आ रहा है? Yeah. कूल कूल कूल, नाइस। ठीक है भाई। अब देखो, एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस के लिए हम देखेंगे कि हम एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बी इनटू बी। तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है? आप चाहो तो इसको वैसे कर सकते हो, क्योंकि हम एक अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है? अब मैंने अब एक जनरल चीज इंट्रोड्यूस कर दी है, उसके थ्रू हम एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? वही आ रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो। आई डोंट थिंक सो, मैंने एक अलग से पेज पे किया था कि नहीं? एक अलग से पेज पे कर लेता हूँ। एंट्रोपी कैलकुलेशंस देखो, हम लोग इसको एंट्रोपी को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो डी एस इज इक्वल टू डी क्यू। मैं यहाँ पे रिवर्सिबल लिख रहा हूँ, चाहे क्योंकि रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, प्रोसेस में तो वही चीज आएगी, ये, ठीक है? तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ से, तो आई गेट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू रेफ reversible from some initial state to some final state, right? To some from some initial to some final state। और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा एस, राइट? दिस विल बी सिंपली एस फाइनल माइनस एस इनिशियल विच इज डेल्टा एस। और मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ये है इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको फर्स्ट लॉ ध्यान होगा तो हम लिखते थे डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट? डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे डी यू इक्वल टू प्लस, right, dw, small amount of work, which was minus p external dv, right? क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख देते हैं, एक ये भी फॉर्म होता है, मतलब फर्स्ट लॉ का, dq की जगह हम एंट्रोपी लिख दे रहे हैं वहां से फ्रॉम वन टीडीएस। देखो, यहाँ से dq रिवर्सिबल कितना आ जाएगा? टीडीएस आ जाएगा, राइट? तो ये हो गया एंट्रोपी की टर्म यहाँ पे, माइनस पी डीवी। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पी एक्सटर्नल पी गैस के इक्वल हो गया। ये एक अल्टरनेट फॉर्म हो गई है फर्स्ट लॉ की। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ये, राइट? एंड वी इंटीग्रेट द थिंग। अब जरा देखें, कांस्टेंट प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल। कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए? ये है डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू जीरो है,
ठीक है, इसमें तो हम वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब सिंपली Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और W कितना होता है, माइनस NRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। क्लियर? विदाउट इंटीग्रेटिंग आई एम डूइंग, तो वहां पे भाई इंटीग्रल पूरे को इंटीग्रेट करके जैसे हमने ये निकाला था वैसे भी निकाल सकते हो, तो यहाँ से मेरे पास सीधे ही आ गया ये। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू NRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। यहाँ से हम डेल्टा एस को सीधे लिख देंगे Q रिवर्सिबल बाय T। सो डेल्टा एस इस केस में क्या हो गया, NRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल डिवाइडेड बाय T। सो डेल्टा एस मेरा ये आ गया आइसोथर्मल के लिए, NR नेचुरल लॉग V फाइनल बाय V इनिशियल। प्रेशर की टर्म्स में लिख सकता हूँ मैं इसे, नेचुरल लॉग V इनिशियल बाय V फाइनल। ओके, एंड दिस इज व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्लियर है ये दोनों को तुमको? यस सर। अक्षर, हाँ सर, हाँ सर। जब पूछा जाए तो बोलना है, पता नहीं चलता मेरे को। ठीक है भाई, ये हो गया। एडियाबैटिक प्रोसेस, अरे यार मार खाएंगे। चलो यहीं से, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, है ना? क्लियर है? यस सर। हाँ सर। हाँ जी अक्षर, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। ओके, और क्या, और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? हम्म, थोड़ा कुछ और यूज करते हैं। एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे आपको अगर ध्यान हो तो हम ये यूज करते हैं, याद आया? हाँ सर। प्लीज रिवाइज, कीप ऑन रिवाइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कांस्टेंट प्रेशर के लिए बार बार यही बोला था, एंथैल्पी चेंज कैसे मेजर करोगे? वी कैरी आउट द प्रोसेस at constant pressure and measure the heat which that has got transferred, and that is delta H. Similarly delta U कैसे measure करते थे? we carry out the process at constant volume, वो तो फर्स्ट लॉ से ही फॉलो हो जाएगा, W जीरो हो जाएगा तो डेल्टा U इक्वल टू Q। तो एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, शौर्य रिवाइज करो, एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H इज इक्वल टू QP। तो और डेल्टा H क्या हो जाएगा, चलो DH की फॉर्म में लिख देते हैं, N CP मोलर DT। अब देखो यहाँ पे डेल्टा S इज सिंपली from some initial to some final
दिस विल बिकम dq बाय t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल एनसीपी मोलर dt बाय t। क्लियर है शौर्य ये? शौर्य डिस्कनेक्ट हो गया। शौर्य बच्चे आवाज आ रही है? तेरे को आ रही है भाई आवाज, अक्षत? हाँ सर, आ रहा है। आपका आवाज आ रहा है, शौर्य का नहीं आ रहा है। शौर्य तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये हो गया देख, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा एन सी पी मोलर एल एन टी फाइनल बाय टी इनिशियल। हम्म। शौर्य भाई बताना जब आ जाए तो। सर वो वापस ज्वाइन कर रहे हैं। ओके ओके। हेलो। हाँ भाई। हाँ सर। तो ये देखिए, डेल्टा एस जब कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो डेल्टा एच क्यूपी होता है, ये याद है? हम्म। डी एच हो गया एनसीपी मोलर डी टी। या। डेल्टा एस क्या हो जाएगा, यही हमने लिखा है डी क्यू बाय, इसका इंटीग्रल, क्यू की जगह पे मैंने एनसीपी मोलर डी टी लिख दिया, इंटीग्रेट कर दिया इसको, डी टी बाई टी एल एन टी फ्रॉम सम इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल टू टी फाइनल। ठीक है, या। तो मेरे पास ये आ गया एक्सप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये। या। ठीक है, अब कांस्टेंट वॉल्यूम। ये है डेल्टा यू, क्या हो जाता है क्यू क्यू वी, डी यू क्या हो गया एन सी वी मोलर डी टी। डेल्टा एस, ठीक है, सेम चीज। सो डेल एस इज इक्वल टू when volume is constant, right? सर कैन यू गो अप फॉर मी? हाँ, लिटिल बिट मोर। तो ये हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है?
देखो ये हमेशा आपको आइडियल गैस लॉ पता होने चाहिए। तो ये है मतलब Pi/Ti इक्वल टू Pf/Tf। ये क्लियर है अक्षत? हाँ सर। है ना? क्योंकि मेरे पास लॉ क्या है, देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, इसी से मेरे को निकालना है। ठीक है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एन और आर तो कांस्टेंट है, मतलब अगर कोई मोल्स एस्केप नहीं कर रहे हैं, तो एन आर बाई वी भी कांस्टेंट है, यानी पी बाई टी कांस्टेंट है। तो इट इम्प्लाइज पी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट हाँ सर। इफ वी इज कांस्टेंट। तो हमने वही यूज कर लिया, पी इनिशियल बाई टी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। तो आप यहाँ पे ये भी ऑल्टरनेट फॉर्म में यहाँ से ये भी ला सकते हैं, अगर प्रेशर गिवन है तो टी फाइनल बाई टी इनिशियल क्या हो जाएगा? पी फाइनल बाय पी इनिशियल। क्लियर है? हाँ सर। सर कांस्टेंट प्रेशर मतलब वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ना मतलब। हाँ हाँ, कांस्टेंट यहाँ पे ये जो चल रहा है, ठीक है। कहाँ गया ऊपर, ये जो है देखो कांस्टेंट प्रेशर। हाँ देखो, मैंने बार बार ही बोला हुआ है कि मान लिया प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल भी है, अगेंस्ट हम कांस्टेंट एक्शन, तो हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस कंस्ट्रक्ट कर देंगे, क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी तो सेम ही आएगा। ओके, हाँ सर। ठीक है। बाकी जब भी हम ये बोल रहे हैं एंट्रोपी चेंज एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो हाँ ये वही मतलब है। तो ये हमने वो कर दिया। और yeah, I think that concludes things about this। ठीक है भाई। तो ये आपको ऐसे एंट्रोपी कैलकुलेशन आपको बच्चों क्लियर होने चाहिए। ठीक है। और एक बार यार घर पे जाके डिराइव भी कर लेना। ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आई थिंक इट्स सफिशिएंट। ठीक है, ये हमने ये सारे कैलकुलेट करे हैं, और ये यहाँ पे एंट्रोपी कैलकुलेशंस के अंडर में। ठीक है। तो ये देखो, ये यही रिजल्ट आ गया है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है। ये उतना अच्छे से लग नहीं रहा, टी इक्वल टू कांस्टेंट लिखा हुआ है। सर आपने अपलोड कर दिया क्या? क्या ये लेक्चर नहीं नोट्स? नहीं। हाँ हाँ, मतलब ये जो हाँ चैप्टर। नोट्स तो हैं यार अपलोडेड, ये देखो थर्मो 5 में है ये। अच्छा अच्छा। मैंने सारे थर्मो के एक साथ ही कर दिए थे यार। ओके सर। ठीक है, एक हजार की कर लेना। एक क्वेश्चन ये है, अप्लाई 17.6 कर लेना। अब एंट्रोपी एंड टेम्परेचर देखो, अभी तक हमने यही देखा है कि एंट्रोपी इज राइट। तो सीधे सीधे यार यहाँ पे ये आ गया, हायर टेम्परेचर मतलब ग्रेटर मॉलिक्यूलर स्पीड्स, मतलब ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी, मोर रैंडमनेस, हायर एंट्रोपी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर है, ग्रेटर मॉलिक्यूलर स्पीड। सेकंड है ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा अभी हम डिस्कस करेंगे। मोर रैंडमनेस क्लियर है, हायर एंट्रोपी क्लियर है। देखो क्या होता है, ये दो डायग्राम है हायर और लोअर पे। तो जब टेम्परेचर को रेज करते हो ना, तो ये जो कर्व है शुरू में, ये लो टेम्परेचर पे नीचे वाली देखो, तो ये जब
हाई टेम्परेचर पे ना इट काइंड ऑफ ब्रॉडन्स, ऐसे करके हो जाती है। तो ब्रॉडनिंग से ये इफेक्ट होता है कि मान लिया एक मिनिमम एनर्जी है यहाँ पे जो है, जिसे हम बाद में एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, तो वो यहाँ पे देखो पोर्शन बढ़ गया है। यही सफिशिएंटली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि रिएक्शंस को दे ब्रिंग अबाउट। और यहाँ लो टेम्परेचर पे बहुत ही कम है, देख रहे हो यहाँ पे ये एरिया। क्लियर है शौर्य? यस सर। ठीक है। तो अपने टाइम में मैं यही गलती कर देता था कि इसमें टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा। मान लिया अगर ये T1 है और ये T2 है, तो आपसे पूछेंगे तो मैं हमेशा T2 को ग्रेटर देन T1 करके आता था, जो कि गलत है ना। T1 ज्यादा है ना, क्योंकि मैं पीक देखता था। पीक नहीं देखना है, पीक तो इसका ज्यादा होएगा, ठीक है, जिसका कम टेम्परेचर है। यहाँ पे से पता चलता है ये। ठीक है। तो एक तो ये है, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो ये अफेक्ट है। एरिया अंडर बोथ द कर्व्स इज सेम, बट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट नैरोअर डिस्ट्रीब्यूशन है लोअर टेम्परेचर पे, उस पे ये है, तो लोअर एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी इज, और यहाँ पे व्हाई, because the total energy of substance can be distributed among the individual molecules in a number of ways that increases as the total energy increases। ठीक है। मान लिया मेरे पास 0 रुपीज है, वो 10 लोगों में एक ही तरीके से बट सकते हैं। 1 रुपया हुआ फिर वो 10 तरीकों से बट जाएगा। मान लिया सबको एक एक मिनिमम एक एक रुपया ही देना है। फिर जैसे जैसे मेरे पास नंबर ऑफ रुपीज बढ़ते जाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशंस बढ़ती जाएंगी, राइट। तो सेम यहाँ पे यही है कि द टोटल एनर्जी को मनी बोल दो, द टोटल मनी ऑफ अ पॉपुलेशन, सब्सटेंस की जगह पॉपुलेशन, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड यहां से। तो टोटल मनी ऑफ अ पॉपुलेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द individual people in a number of ways that increases as the total money increases, है ना। जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा तो वो कितने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कर सकते हैं, वो भी बढ़ जाएगा। ये क्लियर है शौर्य? यस सर। अक्षत? हाँ सर। तो बोल्ट्जमैन इक्वेशन में W बढ़ जाएगा तो एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस एट 0 केल्विन विल बी 0। ठीक है। तो ये है कि एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0। ठीक है। लेकिन इफ देयर इज नो रेजिडुअल ओरिएंटेशनल डिसऑर्डर लाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये पॉइंट ना। इफ देयर इज नो रेजिडुअल डिसऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में तो एक रेजिडुअल डिसऑर्डर होता है। अभी देखते हैं क्या मतलब है इस चीज से। देखो, इसका ये मतलब होता है रेजिडुअल डिसऑर्डर का कि यहाँ पे ना कार्बन और ऑक्सीजन में इतना हाई डाइपोल नहीं है। ठीक है। तो बीच में ये मतलब ये जैसे है, तो इसमें ये फ्लिप भी हो सकता है। ठीक है। ये मतलब है। यहाँ पे इन्होंने और अच्छे से भी लिखा था कहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे तो ये लिखा है। ठीक है, वापस आते हैं इस पे, फिर देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से डिस्कस कर लेंगे। अब देखो ये एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर। भैया देखते रहना, अब ध्यान से सुनना। सॉलिड से लिक्विड से गैस में एंट्रोपी बढ़ रही है। जब सॉलिड में कोई टेम्परेचर को आप हीट कर रहे हो तो आराम से बढ़ रही है एंट्रोपी। फिर एकदम से डिस्कंटिन्यूअस जंप आया है जब सॉलिड से लिक्विड में गया है।
फिर एक और बहुत बड़ा जंप आया जब वो लिक्विड से गैस में गया है। जंप ज्यादा बड़ा है जब लिक्विड से गैस में गया है। ये है थर्ड लॉ, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन इज 0। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज सम रेजिडुअल एंट्रोपी। अब देखें ये बोला क्या जा रहा है। सबसे पहले जब हम सॉलिड को पिक्चर करते हैं तो सॉलिड को हम ऐसे पिक्चर करते हैं कि वो एकदम से बंधा हुआ है उस एक इससे, जमीन से, और यहाँ पे है। सो इट कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट दिस पोजीशन। दिस इज इट्स मीन पोजीशन, यहाँ से कहीं चल के जा नहीं सकता हूँ। तो दे कैन ओनली वाइब्रेट, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉलिड्स में क्या हो रहा है, द वाइब्रेशन मॉलिक्यूल इज इंक्रीजिंग अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो so the number of ways in which the vibrational energy can be distributed, it increases with rising temperature, and the entropy of the solid therefore increases steadily as the temperature increases. सेम वही हुआ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, वाइब्रेशनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो, जो और जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ वेज इन विच दैट एनर्जी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड आल्सो इंक्रीजेस। सो डब्ल्यू इंक्रीजेस। सो बोल्ट्जमैन जो लॉ है के एल एंड डब्ल्यू, उसके हिसाब से एंट्रोपी इंक्रीज करती है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो गया है भाई, मेल्टिंग पॉइंट में there is a discontinuous jump because there are many more ways of arranging the molecules in liquid than in solid in which the position are fixed। उसमें तो फिक्स नहीं है liquid में, right? So there are much more ways. Furthermore, the molecules in the liquid can undergo translation and rotational motion as well as vibrational motion। vibrational motion तो सभी में होगा ही। अब एडिशनल दो और मोशन आ गए हैं लिक्विड में, एक है ट्रांसलेशन और एक है रोटेशनल मोशन। तो इसलिए अब now even there is even a greater contribution to energy, right? Now there is even a greater कंट्रीब्यूशन टू एनर्जी। सो एनर्जी फिर से इसकी बढ़ गई है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल भी ऐड हो गया है तो एनर्जी बढ़ गई है। तो सिंपली नाउ देयर आर मच मोर ways to distribute that energy in the molecule, so consequently फिर से W बढ़ गया है तो फिर से वहां पे वो हो गया। फिर से अब ग्रीन वाले में, and even greater jump in entropy is observed at the boiling point because molecules in the gas are now free to occupy a much larger volume, ठीक है। Between the melting point and the boiling point, the entropy of a liquid increases steadily as molecular motion increases, ठीक है। तो ये है, तो सब जगह पे देखो, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आराम से इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से ऐसे करके इंक्रीज कर रहा, फिर एक ये जंप आया, यहाँ से आराम से इंक्रीज करा, फिर एक जंप आया, ठीक है। तो ये जंप्स क्यों है, जब सॉलिड से लिक्विड में हम जा रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड में जाते हुए जैसे लिक्विड में आगे सॉलिड में तो सिर्फ ओनली वाइब्रेशनल एनर्जी इज पॉसिबल, ठीक है। सॉलिड में क्या है, ओनली वाइब्रेशनल। लिक्विड में वाइब्रेशनल प्लस ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ये हो गया। और इसमें इतना भी ज्यादा क्यों है, इसमें वो सब तो है ही तमाशा, और साथ में अब इसका क्या हो गया है कि मच मच मोर वॉल्यूम, मच मोर वॉल्यूम, तो और कैओस हो गया भाई, है ना, ठीक है। तो सॉलिड को आप ऐसे समझे, एक छोटा बच्चा अपने क्रेडल में है, ठीक है, तो कोई घर वाला परेशान नहीं है। लिक्विड में है, थोड़ा घर में कहीं पे छुप गया अलमारी में तो परेशान हो जाएंगे कहाँ चला गया। और ज्यादा वॉल्यूम अवेलेबल हो गई, पूरी स्टेट में कहीं खो गया हो तब तो और ही ज्यादा कैओस हो जाएगा, ऐसे भी आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो ये है भाई सॉलिड ट्रांसलेशन, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन का कहानी, ठीक है। अब देखो फिर से अब हम आ गए स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपीज एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ अ रिएक्शन पे। स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द एंट्रोपी ऑफ वन मोल ऑफ द प्योर सब्सटेंस एट 1 bar प्रेशर एंड स्पेसिफाइड टेम्परेचर विच इज यूजुअली एट 25 डिग्री सेल्सियस। जस्ट नोटिस द सिमिलैरिटी, है ना, हर जगह वही है। यहाँ पे बच्चों एक चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि दीज आर एब्सोल्यूट एंट्रोपीज, राइट, बिकॉज दे आर मेजर्ड विद, ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, बिकॉज दे आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एन एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट। एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट क्यों है, क्योंकि हमने ये माना नहीं है कि
एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे उनकी एंट्रोपी जीरो होती है, ऐसा होता है। सो वो जो स्केल है दैट इज एब्सोल्यूट। एंथैल्पीज के केस में हम क्या करते थे, हमारा स्केल एक रिलेटिव स्केल था, ठीक है, दैट वाज अ, है ना, क्योंकि हम उसमें क्या करते थे कि एलिमेंट्स जो है उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को जीरो मानते थे, हम एक डेल्टा एच नॉट सेट करते हैं कि भैया ये जीरो है, ठीक है। तो वहां पे हमारा स्केल जो है, लेकिन एंट्रोपी के केस में दे आर एब्सोल्यूट एंट्रोपीज बिकॉज दे आर मेजर्ड to an absolute reference point because the entropy of the perfectly ordered crystalline substance at 0 Kelvin is zero, right? T equal to 0 Kelvin पे entropy zero है of a perfectly ordered crystalline substance. अब standard molar entropies, अब इससे आप क्या कर सकते हो, जब आपको ये दे रखा है तो आप यहाँ से कैलकुलेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो शौर्य, अब बताओ मेरे को जब ले लिया। हाँ सर ले ली। स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंजेस ऑफ रिएक्शन कैसे होएगा, डेल्टा एच में एच नॉट प्रोडक्ट माइनस एच नॉट रिएक्टेंट, और ए प्लस बी बी गोज टू सी सी प्लस डी डी है, तो कैसे हो जाएगा, सी इंटू एच नॉट ऑफ सी प्लस डी इंटू एच नॉट। देखो पूरे उसमें यही चलेगा यार, और कैसे निकालोगे डेल्टा, सोचने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए हमें, अगर हमें एंथैल्पी पता है तो तुरंत वैसे करेंगे, है ना, क्लियर है ये प्रोडक्ट का है, ये रिएक्टेंट का है ना, या हाँ सर है ठीक ना, है। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज है ना, सी इंटू एच नॉट सी प्लस डी इंटू एच नॉट डी माइनस ए इंटू एच, तो वैल्यूज रख के सीधे सीधे आंसर लेके आ जाने हैं, ठीक है। ये वाला करो जरा बॉर्न हाइपर प्रोसेस के लिए, चलो शाबाश।
हाँ सर। आ गया, इतना ही आया। हाँ सर, ये यूनिट्स। जूल पर केल्विन। श्योर है? 1100 वन सेकेंड। क्या 17.7 भी करना है? गॉड सर। हाँ, दोनों। मैंने ये वैल्यूज भेजे थे शायद अपेंडिक्स बी के लिए, है ना, एंट्रोपी के। ये भेजो, देखता हूँ। ये रहा। देखो अपेंडिक्स भी भेजा हुआ है, मैंने मार्क कर दिया है। हाँ सर, हो गया। चेक करते रहो।
हाँ सर, हो गया। अरे सर वो 17.8 बी पार्ट करो। अच्छा, क्लियर है ना बच्चे, अब है ना? हाँ सर, क्लियर है। है ना? हाँ सर, हो गया। ओके, आंसर चेक कर लिए? आंसर चेक कर लो यस शौर्य। सर। ठीक है, सही है। यस सर। ओके, कूल। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंट्रोपी एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है? इन एनी प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, द टोटल एनर्जी ऑफ a system and its surrounding is constant। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइज वेदर इट इज प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट डिसाइड्स द डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बताता है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स ऑलवेज इंक्रीजेस। ये, ठीक है। तो इट गिव्स द डायरेक्शन कि कौन से साइड पे स्पॉन्टेनियस होएगा प्रोसेस, ठीक है। तो जहां पे एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, तो यही है टोटल एंट्रोपी चेंज। डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स, राइट? ये हो जाएगा, ठीक है। एंड डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, लेस देन जीरो पे नॉन स्पॉन्टेनियस, और इक्वल टू जीरो पे इट इज एट इक्विलिब्रियम। All reactions proceed spontaneously in the direction that increases the entropy of the system plus surroundings, ठीक है। ये है डेल्टा एस टोटल फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस टोटल, ठीक है। ये सब अब हमें बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। डेल्टा एस टोटल इज जीरो, द रिएक्शन डजंट गो spontaneously in either direction, ठीक है। To determine delta S total, we need values for the entropy changes in the system and total surrounding. Entropy change in the system is just the entropy of the reaction which can be calculated, है ना। स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी है, टेबल बना ही हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं फॉर अ रिएक्शन दैट अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर, the entropy change in the surroundings is directly proportional to the enthalpy change for the reaction and inversely proportional to the Kelvin temperature of the surrounding। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंट्रोपी चेंज इन द
सराउंडिंग्स की, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो पहली चीज तो ये है कि जब प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि जो भी हीट है वो डेल्टा एच है। ये क्लियर है सबको, दोनों को, है ना? एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, राइट? क्यू, सो द अमाउंट ऑफ हीट वट एवर इज रिलीज। तो देखो, जो सिस्टम का लॉस है वो सराउंडिंग का गेन है, सिस्टम का गेन सराउंडिंग का लॉस है। तो मान लिया अगर डेल्टा एच जो है वो हीट ऑफ द रिएक्शन है सिस्टम के लिए, तो सराउंडिंग के लिए कितना हीट एब्जॉर्ब या लॉस हो रहा होगा, माइनस डेल्टा एच। ये क्लियर है शौर्य? या डेल्टा एच इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। और ये क्यू रिवर्सिबल सराउंडिंग के लिए क्या होगा, माइनस डेल्टा एच बाई टी। तो इसलिए डेल्टा एच सराउंडिंग हो गया माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, ठीक है। एक तो ये है, क्योंकि हमें सब कुछ हम सिस्टम की टर्म्स में ही लेके आ रहे हैं, हम सराउंडिंग को भी सिस्टम की टर्म्स में ही लेके आ जा रहे हैं। तो डेल्टा एच सराउंडिंग इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा एच, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इसको इन्होंने डायग्राम से इलस्ट्रेट कर रखा है कि अगर सिस्टम लूज कर रहा है तो वो गेन कर रहा है, ठीक है। और सराउंड, है ना, अगर सराउंडिंग्स लूज कर रहे हैं तो सिस्टम गेन कर रहा है, सिस्टम गेन कर रहा है तो सराउंडिंग लूज कर रहे हैं, राइट? तो सराउंडिंग की, जब सिस्टम लूज कर रहा है तो डेल्टा एच नेगेटिव है, तो यानी माइनस डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो यार ऑब्वियसली उसकी एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, राइट? है ना, क्योंकि वो हीट जो है उसकी तरफ फ्लो हो रहा है, राइट? हीट इज अ रैंडम मोशन, शुरू में जब हमने डिफाइन करी थी चीजें, ठीक है, हीट इज अ रैंडम मोशन। तो हीट जो है, इट इज flowing towards the surroundings, it means the chaos is going to increase, right? Clear है? जैसे यस फर्स्ट केस में ऐसे करके फ्लो हो रहा है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज होएगी, इक्वेशन से भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। क्लियर है यस सर। हाँ सर। अक्षत? हाँ सर। मेरे को बार बार नाम नहीं लेना भाई। यहाँ देखें अब फिर से सराउंडिंग्स में फिर से क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से हीट जा रही है सिस्टम में, तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होगी, यानी सराउंडिंग की डिक्रीज होगी। तो ये तो हमें क्लियर हो गया। लेकिन यार यहाँ पे देखो कि सराउंडिंग, व्हाई डेल्टा सराउंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इज मोर सटल। अब देखो, अभी तक तो देखो, ध्यान से देखो, अभी तक हमने ये देखा है कि एंट्रोपी जो है सिस्टम की या जो भी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट? यस, हाँ है ना? सर। अभी अभी हमने बोला कि देखो एंट्रोपी बढ़ जाती है जब या ये एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ पे पहली बात तो हम सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। वहां पे सब जगह सिस्टम चल रहा था, यहाँ पे सराउंडिंग्स की बात हो रही है। एक चीज ये ध्यान में रखना, और दूसरी चीज है कि क्यों ऐसा होगा। तो देखो सराउंडिंग ऐसे करके हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अब टेम्परेचर को इन्होंने वेव से एसोसिएट करा हुआ है। तो अगर एक काम लेक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो तुम एक छोटा सा पत्थर फेंकोगे तो वहां पे ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, यानी ज्यादा एंट्रोपी जो है चेंज आएगा। काम लेक मतलब लेस टेम्परेचर, ठीक है। तो लेस टेम्परेचर पे ज्यादा एंट्रोपी का फैक्टर। अब एक समंदर है, उसमें पहले जोर जोर से लहरें चल रही हैं, उसमें तुम पत्थर मार के प्रोड्यूस करोगे तो उस कैओस का कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज अ case where we are saying that T is high, but delta S is low, right? यहाँ पे T is low, del S is high, ठीक है। एंट्रोपी जो चेंज प्रोड्यूस कर पा रहा है सराउंडिंग में, हम यहाँ पे ऐसे हाई कर पा रहे हैं, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इक्वेशन लिख लो पहले तो। इक्वेशन लिख लो और क्वेश्चन भी लिख लो। डिटरमिन द साइन ऑफ डेल्टा इज टोटल and find whether the reaction is spontaneous at 25 degrees Celsius.
ठीक है, सिस्टम के लिए निकाल लोगे, डेल्टा एच नॉट भी सिस्टम के लिए निकाल लोगे, फिर उसके बाद सराउंडिंग के लिए ऐसे निकालोगे, माइनस डेल्टा एच बाई टी, फिर डेल्टा एच टोटल को ऐड करोगे। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट। व्हाट्स इट? Sir, I got delta S and delta H. है ना? बस कैलकुलेशन। करो करो, डेल्टा एस फिर टोटल निकालो। देखो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे रखी दिया है आपके सामने।
हाँ सर ठीक है। सर वो शौर्य डिस्कनेक्ट हुआ है तो वो अपना इंटरनेट ठीक करेगा। ठीक है कोई बात। 17.9 और 10 का। और आज का क्या प्लान है? घर पे ही? हाँ सर। सर आज तो वो ऑनलाइन स्कूल होगा तो प्रॉब्लम हुआ है। क्या होगा? ऑनलाइन स्कूल। ओ। वो वीकेंड पर करते हैं मतलब एवरी थर्ड सैटरडे को करते हैं वो। स्कूल को बैन कर देना चाहिए ये सब, ऑनलाइन स्कूल चालू। सॉरी सर, वो इंटरनेट चला गया था, उसको रीसेट हाँ, कर कोई दो। टेंशन नहीं। ठीक है, ये आंसर आ गया है ना? या 17 पॉइंट, या 17.9 करोड़ 10।
हाँ जी, हो रहा है ना? अक्षत कर रहा है? हाँ सर। शौर्य हाँ कर रहा सर, है? हो रहा है। अच्छा, कर रहा है।
No, sir, got it. ओके, वो बहुत Yeah, ओके। 17.10 भी आ गया है। yeah. ओके, अक्षत। हाँ सर, 17.10 आ गया। ओके, कैसे आया शौर्य? So boiling point has, so then I took the reaction from liquid to gas for Br2 for from appendix B. Then delta G equal to uh, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस और डेल्टा एच जी को जीरो पुट कर दिया है। yeah, and then T is delta H by delta S. यस, So then delta H of reaction. ठीक है। फ्री एनर्जी एंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, है ना, यही इतना ही पोर्शन कर रहा था, या ना, याद है ना, थर्मो 3 में, ठीक है। थर्मो 4 में बहुत ही छोटी सी चीजें थी, वो हमने करा दिया, देख लेना यार, उन्होंने वीडियोस अभी अपलोड कर दूंगा। तो यहीं पे जो एंड में इन्होंने हम लोगों ने किया था ये, वही डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा है, और यहाँ पे देखो ये बॉइलिंग पॉइंट या क्रॉस ओवर टेम्परेचर निकालते हैं, ठीक है। तो इज द सेम थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट है। नेक्स्ट है फ्री एनर्जी एंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। फ्री एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। एंड इन द ऑनर ऑफ जे विलार्ड गिब्स, अमेरिकन मैथमेटिकल फिजिस्ट, जिन्होंने भाई ने laid the foundations of chemical thermodynamics, ठीक है। तो जी को इन्होंने ऐसे डिफाइन करा है, एच माइनस टी एस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कौन से स्टेट फंक्शन है, कौन से पाथ फंक्शन है। एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड टेम्परेचर आर स्टेट फंक्शन, फ्री एनर्जी इज आल्सो स्टेट फंक्शन, एंड द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। फिर से डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये है टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तभी ये ऐसा है कांस्टेंट। ठीक से लगता हूँ। अब देखें, डेल्टा एस टोटल क्या हो जाता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। सिस्टम के लिए हम सबस्क्रिप्ट ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे, और डेल्टा एस सराउंडिंग की जगह हम लिख देते हैं माइनस डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच ये सिस्टम का ही है, राइट, इसलिए हमने सबस्क्रिप्ट ड्रॉप करा हुआ है, तो हम डेल्टा एस टोटल को ऐसे लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस टी वी गेट दिस। सो माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा जी, ठीक है, राइट। सो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर देन जीरो है नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, द रिएक्शन मिक्सचर इज एट इक्विलिब्रियम। ये एक चार्ट है, इसे देख लेना। अलग अलग केसेस हैं, जब डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो कौन कौन से स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। जब डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, तब तो डेल्टा जी कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा, राइट। नहीं, डेल्टा एच पॉजिटिव है, सॉरी, डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये कभी भी डेल्टा जी नेगेटिव नहीं हो पाएगा, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब सपोर्ट कर रहा है, डेल्टा एच भी सपोर्ट कर रहा है, तो स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि, है ना, टेम्परेचर, है ना, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर विद दिस फेस, नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस। तो ये अलग अलग केसेस हैं, एक बार देख लेना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। चलो भाई, ठीक है, मिलते हैं कल, है ना। सी यू। Thank you, sir. Bye, sir. बाय 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 थैंक यू सर। बाय।